हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है, और हाई स्कोर पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए आपको है एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो एब्सिसा का मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में बताया था। एब्सिसा मीन्स एक्स पॉइंट को कहते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा है वाई एक्सिस का एब्सिसा क्या होगा। तो देखो वाई एक्सिस पे एक्स ज़ीरो होता है, ये तो सबको पता है ना। वाई एक्सिस की लाइन पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। एब्सिसा मतलब एक्स, तो एक्स कितना होता है वाई एक्सिस पे, ज़ीरो होता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन ज़ीरो आंसर होगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन आपको सबको पता है ना, ये होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। मान लो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, ये 1 है और ये 2 है। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, एक्स पे तो 2 है और वाई पे कुछ नहीं है ना। यहाँ पे इस लाइन पे एक्स एक्सिस की लाइन पे वाई कितना होता है, 0 होता है, ये याद रखना। और अगर मान लो वाई एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट है, मान लो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट लिया हमने 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वाई है, वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है, बट एक्स की वैल्यू इस लाइन पे कितनी है, 0 है। तो एक्स तो आगे लिखते हैं ना, एक्स हमेशा आगे लिखते हैं, वाई पीछे। तो वाई एक्सिस का पॉइंट होगा 0 और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, और एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा एक्स जो भी पॉइंट है, और साथ में वाई कितना होगा यहाँ पे 0। तो एक ध्यान रखना इस बात का कि एब्सिसा किसको कहते हैं, एक्स पॉइंट को कहते हैं, और ऑर्डिनेट वाई पॉइंट को कहते हैं। तो अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स 0 है ना, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो वाई एक्सिस का पॉइंट अगर पूछे तो 0, ठीक है। और इक्वेशन पूछी तो वाई एक्सिस की एक्स इक्वल टू 0, और ये भी याद रखना वाई एक्सिस पे एक्स 0 है, यानी एब्सिसा एक्स कितना होता है, वाई एक्सिस पे 0 होता है। और अगर एक्स एक्सिस बोले तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, यानी एक्स तो होगा बट वाई नहीं होगा। यानी इसकी इक्वेशन बोले तो वाई इक्वल टू 0, या फिर इसका ऑर्डिनेट पूछे तो वाई कितना होता है, इसमें 0 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन आपको ऐसी दी हुई है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सम नंबर, जैसे मान लो एक्स दिया हुआ है आपको +2, तो यहाँ पे एक्स अगर कुछ नंबर के बराबर है तो वो जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा, यानी ये जो ग्राफ बनेगा ना एक्स के 2 से होता हुआ जाएगा। एक्स का जो भी 2 नंबर होगा वहाँ से होके जाएगा, और पैरेलल किसके जाएगा, वाई एक्सिस के। तो ये जो ग्राफ है एक्स के कहाँ से होता हुआ जाएगा, 2 से। और अगर वाई इक्वल टू सम नंबर इक्वेशन दी हुई है, जैसे वाई इक्वल टू मान लो -3 दिया है, तो वो ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी कि वाई के -3 से, यानी वाई का -3 कहाँ होता है, नीचे होता है ना। तो वाई के -3 से ऐसे जाएगा ग्राफ, तो किस एक्सिस के पैरेलल जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। वाई के -3 से होता हुआ जाएगा, अगर y इक्वल टू -3 दिया है तो y के -3 से होकर जाएगा, और किसके पैरेलल जाएगा, एक्स एक्सिस के। और अगर x इक्वल टू सम नंबर दिया है तो वो ग्राफ x के 2 से, या x का -2 तो x के -2 से होता हुआ जाएगा। तो वो किस एक्सिस के पैरेलल आएगा, y। तो अगर y एक्सिस के पैरेलल की इक्वेशन पूछी है तो ये होगी, और अगर x एक्सिस पैरेलल की इक्वेशन पूछी है तो ये होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑरिजिन तो सबको पता है, ऑरिजिन किसे कहते हैं, ऑरिजिन होता है आपका 0, 0 पॉइंट, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चंस बता दिए ग्राफ में, तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज़ एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज। तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का एरिया गिवन है और लेंथ आपको हाइपोटेन्यूज की निकालनी है। तो देखो राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल का एरिया तो सबको पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो वो फॉर्मूला हम लगाते हैं और फिर हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आपको पता चल गया होगा, एब्सिसा वाई एक्सिस पे एब्सिसा मतलब एक्स कितना होता है, 0, ये डी ऑप्शन इसका। सेकंड, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया ये, ठीक है। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, तो ये राइट ट्राइंगल ऐसे बनता है ना एल करके, ये राइट एंगल है, राइट एंगल है यहाँ पे। अब ये क्योंकि आइसोसेलेस है तो देखो राइट एंगल के साइड जो अपोजिट साइड होती है वो तो हाइपोटेन्यूज होती है, ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो ये तो किसी के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड होती है। राइट एंगल की जो भी अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये तो आइसोसेलेस में, ये आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती है। तो ये वाली साइड तो इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो सबसे बड़ी साइड होती है। कोई भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है सबसे बड़ी साइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आइसोसेलेस है तो यानी कि ये वाली साइड इस साइड के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है।
तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल का, राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस होगा और ये हाइट होगी, है ना। अब बेस बी सी और हाइट क्या है, ए बी है। अब आपको क्योंकि ये आइसोसेलेस बोला है तो हमने ये तो हाइपोटेन्यूज बोल दिया, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, ए बी इक्वल टू बी सी। तो दोनों को एक्स मान लो, तो ये दोनों एक्स है, एक्स 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 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई होकर पावर जुड़ जाती है ना, सबको पता होगा। अगर एक्स एक्स से प्लस करते हैं तो 2x होता है, ये आगे वाले कोफिशिएंट जुड़ते हैं, एक्स ऐसे ही रहता है। पर जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो एक्स की पावर जुड़ जाती है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हाफ एक्स स्क्वायर निकालना है ना, तो ये जो हाफ है यहाँ ले जाओ, तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 16, अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स निकालना है सिर्फ, तो स्क्वायर हटेगा, तो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो रूट लग जाएगा यहाँ पे। 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। प्लस में भी आ सकता है आंसर, माइनस में भी, क्योंकि ये साइड है तो हम प्लस में लेंगे। तो एक्स अगर 4 है तो एक्स हमारा ए बी और बी सी था ना, तो ए बी भी 4 आ गया, बी सी भी 4 आ गया। अब हमें बोला है क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज निकालो, तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पाइथागोरस सबको आती है ना, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब ये भी 4 है, 4 का स्क्वायर, ये भी 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 32। अब ए सी पे स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट 32 आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो देखो आंसर क्या है, रूट 32, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो पहला तो राइट ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाना है, एरिया गिवन है तो साइड निकल जाएगी और फिर हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एडी डायमीटर है, ये एडी डायमीटर है और सेंटर ओ है इस सर्कल का। ए बी बी सी सी डी इक्वल कॉर्ड्स है और डी ई एफ एंगल ये वाला आपको 110 दिया है, एफ ए बी ये निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम को बनाएं तो देखिए ये एक सर्कल है, सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल तो यहाँ बना हुआ है ना, और एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना हुआ है। आपको ये वाला एंगल दिया और ये पूरा बड़ा वाला ये बी ए एफ ये निकालने को कह रहे हैं। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है ना, 1 और 2 में, है ना। तो अब हमें देखो ये एंगल दिया है, तो हमें एक सर्कल की प्रॉपर्टी पता है, अगर मुझे ये दोनों मिल जाए तो ये टोटल करके निकल जाएगा जो हमें निकालना है ये वाला। तो ये इनका टोटल 1 कैसे निकलेगा, देखो 1 में हमें क्या दिख रहा है, एक ना क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है सर्कल पे, और उसके चारों, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल पे आ रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए डी एफ क्या है, ये ए डी एफ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, अगर ये वाला एंगल पता है ना तो ये निकल जाता है, अपोजिट एंगल की में साइक्लिक होना चाहिए, यानी चारों पॉइंट कहाँ पे होने चाहिए, सर्कल पे होने चाहिए, याद रखना। चारों पॉइंट सर्कल पे ना इस क्वाड्रिलेटरल के, तो इसका और इसका सम 180 होता है अपोजिट एंगल का। तो ये तो 110 पता है, तो एंगल 1 निकल जाएगा 70, तो ये वहाँ जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब हमें एंगल 2 भी निकालना है, ये कैसे निकलेगा, तो अब एंगल 2 निकालने के लिए हमें वैसे तो ये वाला ट्राइंगल लेना है, बट इस ट्राइंगल में रेडियस तो इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे 2 और 3, बट ये एंगल नहीं मालूम, तो ये एंगल कैसे निकलेगा। इसमें हमें एक और चीज़ दी हुई है, कॉर्ड इक्वल दी हुई है, ए बी बी सी सी डी, ये तीनों कॉर्ड ए बी बी सी सी डी ये इक्वल गिवन है, ठीक है। तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर एक सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड है, ये थ्योरम होती है, अगर 2 कॉर्ड है अगर वो इक्वल है, यानी ये कॉर्ड इसके इक्वल है, तो ये जो एंगल बनेंगे सेंटर पे, ये वाला कॉर्ड सेंटर पे ये एंगल बनाएगी, और ऐसे ये वाला कॉर्ड सेंटर पे ये भी एंगल बनाएगी, ये वाली कॉर्ड, और ये वाली कॉर्ड भी बनाएगी। तो ये एंगल ना इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला। कैसे इसको प्रूव करना भी आता है क्वेश्चन में, ये वाली थ्योरम कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होंगे। तो इसमें कॉन्ग्रेंसी करनी होती है आपको, ये इक्वल दी हुई है, रेडियस ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली रेडियस इसके इक्वल हो जाएगी, तो CPCT से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम भी आती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इक्वल कॉर्ड दिया ना, ये तीनों कॉर्ड इक्वल है, तो ये तीनों कॉर्ड सर्कल पे सेंटर पे देखो ये वाला एंगल बना रही है, ये वाली कॉर्ड ये वाला एंगल बना रही है, और ये वाली कॉर्ड ये सेंटर पे एंगल बना रही है। तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, AOB BOC COD, AOB BOC COD। तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, तीनों को x मान लो। अब आपको पता है ना ये लाइन में बन रहे हैं तीनों एंगल, एक लाइन में तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो x x x 180, तो 3x 180, तो x कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड होके 60। अब आपको ये x मिल गया, यानी ये वाला एंगल। अब मैंने अभी आपको बताया ये निकालना है आपको, तो आपको ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये वाला। तो इस ट्राइंगल में ये बताया, और ये इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, OA OB के बराबर है, ट्राइंगल AOB में AOB के बराबर है रेडियस। तो इन तीनों एंगल्स का सम, एंगल 2 एंगल 3 और ये वाला एंगल जो भी हमने निकाला है AOB x है ना,
इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180। अगर इन तीनों का सम 180 है तो 2 और 3 तो बराबर है, तो ये वाई वाई मान लो। और ये कितना निकाला अभी 60 है ना, वाई वाई 2y 60 यहाँ जाके यहाँ प्लस है अभी माइनस हो जाएगा 120 और फिर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, पहले प्लस वाला जाएगा माइनस और फिर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। ये y कितना आ गया 60। तो एक्चुअल में y किसको माना है हमने, 2 या 3 को माना है ना, तो 2 एंगल आ गया हमारा 60 और ये कितना आया था 70। ये तो पहले आ गया था ना, ये 70 आ गया, ये 60 आ गया, यानी कि 70 और 60 कितना हो जाएगा 130। तो एक तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी लगी है, साइक्लिक की प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये एंगल पता है तो ये एंगल कैसे आएगा, इनका सम 180 करके, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है साइक्लिक पे। उसके अलावा आपको ये एंगल निकल गया, बट ये एंगल निकालना था, तो आपने ये वाली जो थ्योरम होती है इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर करके ये तीनों एंगल बराबर करने हैं। इन तीनों का सम 180 है क्योंकि लाइन में है, तो एक्स एक्स एक्स, तो ये एक्स 60 आ गया। अब ये वाला ट्राइंगल में हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ना, और ये रेडियस इक्वल है, तो ये एंगल इसके बराबर, तो ये मालूम है ये एंगल बराबर है, तो हम ये एंगल निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो ये दोनों का सम हमें निकालना था, जो कि हमारा आया 130। तो 130 देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल बनते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखो आपने हिस्टोग्राम बनाए होंगे ना, हिस्टोग्राम में क्या होता है, कोई रेक्टेंगल छोटा बनता है, कोई रेक्टेंगल बड़ा बनता है ना। हिस्टोग्राम ऐसे होता है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी नंबर लिखते हैं, कोई भी चीज़ के नंबर यहाँ लिखते हैं, यानी फ्रीक्वेंसीज़ को, नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लिखते हैं, जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20। अच्छा, हिस्टोग्राम में तो चिपके हुए बनते हैं। हिस्टोग्राम हमेशा कैसे बनते हैं, ये जो रेक्टेंगल बनते हैं एक के साथ एक, मतलब गैप नहीं होता, अगर गैप हुआ तो बार ग्राफ होता है। हिस्टोग्राम ऐसे चिपक के बनते हैं, तो इनमें इंटरवल चाहिए होते हैं। तो नीचे के तो क्या होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो देखो ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं रेक्टेंगल, ये कोई छोटा बन रहा है कोई बड़ा बन रहा है, तो इसका एरिया देखो, इसका एरिया कम है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी, और इसका एरिया ज़्यादा आएगा क्योंकि बड़ा रेक्टेंगल है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यानी कि इसके एरिया रेक्टेंगल्स के वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो इन पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहे हैं, वो तो फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जो एरिया है रेक्टेंगल का वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया कब बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल का मतलब जब कोई चीज़ बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा। तो एरिया प्रोपोर्शनल, क्लास साइज़ के तो नहीं है ना, क्लास साइज़ तो वही, इनकी विड्थ तो हर जगह से इक्वल होती है। छोटा बड़ा किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ये लंब, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो हाइट बढ़ने से इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइड, क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी या नंबर होंगे। क्लास मार्क पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्लास मार्क मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है इसका आंसर। एनी इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5, 2 एंड 2.5 के बीच में कोई इरेशनल नंबर बताइए। तो देखिए इरेशनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि इरेशनल आपने पढ़ा होगा, रेशनल नंबर किनको कहते हैं, जितने भी पी बाई क्यू फॉर्म होती है। अब रेशनल को हमने अच्छा पी बाई क्यू तो होती है, बट कंडीशन क्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रेशनल नहीं होता, ठीक है। तो रेशनल हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक क्या होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में ना एक तो होते हैं रिकरिंग और एक होते हैं नॉन रिकरिंग, ठीक है, RECURRING। तो जो रेशनल होते हैं ना वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से वाले, रिकरिंग वाले। बट ये नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिकरिंग होते हैं, ये वाले रेशनल नहीं होते, ये वाले क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, ये याद रखना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। और रेशनल कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग के रिकरिंग वाले या रिपीटिंग वाले। तो टर्मिनेटिंग लाइक जैसे कि जितने भी फ्रैक्शंस है जो मतलब हम डिवाइड करेंगे ना, तो वो डिवाइड हो जाएंगे कम्प्लीटली, कहीं ना कहीं पे ही कंप्लीट क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 1.7 कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, आगे कुछ डैश डैश थोड़ा ना छोड़ा है, तो ये टर्मिनेटिंग है।
टर्मिनेटिंग की पहचान होगी, नीचे ना 2 × 5 के फैक्टर्स आएंगे, या तो टू की कुछ पावर, 2 की पावर आएगी या 5 की पावर आएगी डिनोमिनेटर में। ये ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, बट नीचे 2 और 5 की पावर होंगी, तो उनको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगी। बट नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग वाले कैसे होंगे, जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे बट ना वो सेम रिपीटेड होंगे, 7 3 बार बार आएगा, मतलब कब ख़त्म भी नहीं होगा, 1.6565 ऐसे कभी ख़त्म नहीं होगा, बट चलता रहेगा, बट रिपीटेड सेम होगा। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग में सेम रिपीटेड होगा तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएंगे, वो भी रेशनल होंगे। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग के नॉन रिकरिंग वाले होंगे, जैसे 1.21 आया, अब 2 1 रिपीटेड नहीं होगा, 2 2 फिर 2 के बाद 2 3 आ जाएगा, तो ऐसे करके ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे और सेम रिपीटेड भी नहीं होंगे। यानी इनमें तो हम क्या करते थे, बार लगा देते जब सेम रिपीटेड होते हैं, तो ये तो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले पार्ट हो गए। बट ये वाले क्योंकि ये सेम रिपीटिंग भी नहीं हो रहे और ख़त्म भी नहीं हो रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे √2 √3 जितने भी प्राइम नंबर्स के रेडिकल्स होंगे, रूट होंगे या क्यूब रूट होंगे, और कुछ कंपोजिट के भी, वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 2, ये इन्होंने पूछा इरेशनल नंबर बताइए 2 और 2.5 के बीच में, तो देखो √5 एक तो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि 5 का डेसिमल एक्सपेंशन स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। 2.23 समथिंग उसकी वैल्यू होगी और उसके बाद भी वो ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी। √11 भी इरेशनली आएगा, उसकी भी कुछ वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगी और वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि 11 कंप्लीट डिवाइड, उसका स्क्वायर रूट डेसिमल में ना चलता जाएगा। 12.5 देखो, 12.5 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, इसकी वैल्यू भी 3 पॉइंट समथिंग आएगी, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 to 5 तो 15 का स्क्वायर होता है, तो 1.5 आ जाएगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो 1.5 बाहर निकल सकता है रूट से। 225 15 का स्क्वायर होता है ना, तो पॉइंट है, तो नहीं, इसमें भी 0.5 लिखा है ना। वैसे तो ये सारे ही इरेशनल है, क्योंकि 225 भी नहीं होगा। हाँ, अगर 2.25 होता तो 1.5 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन आपको कंडीशन दी है 2 से 2.5 के बीच में, 2 से 2.5 के बीच में। तो √5 की वैल्यू मैंने बताई ना 2.23 होती है, और √11 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, 3 3 या 9, 3 पॉइंट समथिंग आएगी। ये 4 या 16 5 या 20 4 पॉइंट समथिंग आएगा इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे, और ये भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 2.23 आएगी इसकी वैल्यू, तो ये इसके बीच में लाई कर रही है। तो इसके लिए आपको इनकी स्क्वायर रूट निकालने आनी चाहिए। तो √5 की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2.23, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म चलती रहेगी। तो आपको पूछ स्पेशल कंडीशन क्या दी है, 2 से 2.5 के बीच में कौन सा इरेशनल नंबर है। वैसे तो सारे ही इरेशनल नंबर है, क्योंकि कभी भी इनके डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटेड भी सेम, ख़त्म भी नहीं होंगे, रिपीटेड भी सेम नहीं होंगे, हर बार कुछ ना कुछ नया आएगा। तो 2.23 आएगा √5 का, और भी आगे आएगा, बट वो चलता जाएगा और सेम रिपीटिंग नहीं है, तो यानी ये इरेशनल नंबर है, और जो कि 2 और से 2.5 के बीच में आ रहा है। बाकी सारे या तो 3 के बाद 3 पॉइंट समथिंग है, ये भी 4 पॉइंट समथिंग है, ये भी 3 पॉइंट समथिंग है, तो हमें तो 2 से 2.5 निकालना था, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD BM DN आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AC सच दैट BM इक्वल टू DN, BR 8 दिया है और BD आपको फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसके बाद ये परपेंडिकुलर बोला है, ये भी परपेंडिकुलर बोला है। तो परपेंडिकुलर तो ये एंगल 1 और एंगल 290 हो जाएंगे, है ना, ये दोनों। अब आपको क्या बोला, ये पूरी BD निकालो, और BR दी हुई है 8। तो BD निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ दिख रहा है ना, ये इसके इक्वल है और ये भी इक्वल दी हुई है, तो हम ना इस ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर लेंगे। इससे इसकी BR TR की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और फिर हम BD निकाल लेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन कई बार तो कॉन्ग्रेंसी बस ये प्रूव करने को आता है BR DR के बराबर है। तो ये वाला ट्राइंगल ले लो और ये वाला ले लो, तो इस दोनों ट्राइंगल के नाम लिख लो, DNR और BMR, है ना। अब देखो एंगल 1 2 के बराबर है 90 डिग्री, और ये वर्टिकली अपोजिट है ना, क्रॉस बन रहे 3 और 4, तो ये वर्टिकली अपोजिट है, और ये इसके इक्वल दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, DN BM एल्टीट्यूड इक्वल है। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, तो इस वाले ट्राइंगल की BR और इस वाले ट्राइंगल की DR, इसकी DR और इसकी BR क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर ये छोटी छोटी साइड इक्वल है, तो जब मैं पूरी बड़ी साइड निकालूंगी तो या तो इसकी डबल कर दो या इसकी, क्योंकि ये इसके बराबर है,
तो बड़ी साइड कैसे आएगी, इनका डबल करके, या छोटी बड़ी पता होती तो छोटी कैसे आती, हाफ करके। तो अभी तो बड़ी निकालनी है ना, तो डबल कर दो या तो इसका या इसका। तो हमें तो VR मालूम है ना क्वेश्चन में 8, तो इसका डबल करके 16 आ जाएगा इसका आंसर। तो BD का आंसर कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि BD जो है पूरी BR की डबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत बार किया है। -25 इज अ सोल्यूशन ऑफ 2x + my = 11। m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो सोल्यूशन दिया है ये x पॉइंट होता है, ये y, आगे वाला x होता है, बाद वाला y होता है, तो इसमें रख देंगे इक्वेशन में, m निकल जाएगा। तो देखिए x और y पॉइंट दिए आपको, x की जगह -2 रख देना, y की जगह 5, m निकालना है। तो ये 11 एज इट इज़, ये 2 2 4, एक माइनस है मल्टीप्लाई में तो लगेगा माइनस का साइन। 5m = 11, ये -4 है तो +4 हो जाएगा उस साइड जाके, और फिर 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। एक एक स्टेप करके करना, पहले इसे ले जाना और फिर बाद में इसे ले जाना। ये माइनस है तो प्लस, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। आंसर नंबर सी होगा इसका। अब ये देखो, इसको हमें x² - 4x - 21, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इसको सॉल्व करने का मतलब इसके फैक्टर करने हैं। अब ये फैक्टर दिए हुए ना, एक ये एक ये एक ये, तो फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। तो इसका हमें क्या करना होता है, मिडिल स्प्लिट करना होता है। तो कैसे सिखाया था, इसको मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है। x² के आगे 1 है, कुछ नहीं है, तो पहले तो इसे अरेंज करना, पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला, फिर नंबर वाला, फिर कई बार आगे पीछे दिया होता है तो इसे अरेंज करना है, ठीक है, ऑर्डर में रखना है। पहले इस पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, और फिर कांस्टेंट। अब ये और अरेंज है ऑलरेडी, तो ये इसको, इसके आगे वाले कोफिशिएंट 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके आया 21। अब इस 21 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 आ जाए, प्लस या माइनस करके। अब देखो 21 और 1 से तो 4 आएगा नहीं, है ना, इससे तो प्लस करोगे तो 22 आएगा, माइनस करोगे तो 20 आएगा। तो 21 का कोई और फैक्टर सोचो। तो जैसे कि 21 और किस टेबल में आता है, 7 3, जब 7 और 3 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, लेकिन माइनस करने पे तो 4 आ जाएगा ना। तो मैंने क्या कहा, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इसका ऐसा फैक्टर सोचो कि इससे प्लस माइनस करके 4 आ जाए। तो इस फैक्टर से तो आ नहीं रहा था, तो कोई और फैक्टर सोचा, तो ये आ गया 4। अब यानी कि हमने 4 को स्प्लिट कर देना 7 और 3 में। कैसे स्प्लिट करेंगे, 4x की जगह हम लिख देंगे 7x - 3x, तभी तो 4x आएगा। 7x - 3x 4x लाने के लिए, और बाहर क्या है, माइनस है। अब अंदर, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, दो इसमें से कॉमन अलग, इसमें से अलग। इसमें से कॉमन x, अंदर x बचा, इसमें से कुछ, इसमें से x बाहर है तो 7 बचेगा, ठीक है। अब 3 और 21 में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 दोनों में आता है, x तो दोनों में नहीं है तो x नहीं आएगा। इसमें से 3 बाहर है तो x बचेगा, इसमें से 3 में 21 का बाद है 7 पे, यहाँ प्लस है तो इसका साइन एज इट इज़ रहेगा। अगर यहाँ माइनस होता मान लो, तो ये माइनस प्लस हो जाता। अब ये देखो ब्रैकेट एक जैसी आनी चाहिए, अगर आ नहीं रही है तो यानी आपने कुछ गलती की है कहीं पे। तो ये सेम आ रही है ना, तो यानी हमारा ठीक है। तो एक फैक्टर तो x - 7 आ जाएगा, दोनों में से कॉमन, इसमें से ये बचेंगे, x बचेगा और +3, तो ये आंसर आएगा इसका। तो देखो कौन सा है इसमें, ये वाला, ये ऑप्शन करेक्ट है। वैल्यू ऑफ 0.2 इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको लास्ट क्लास में बताई थी, प्रीवियस जब हमने क्वेश्चन किया था। तो 0.2 पे बार लगाए, तो जब भी क्वेश्चन ऐसा वाला हो, 0.2, 0 के बाद पॉइंट क्या तुरंत बार हो, तो इसमें ना शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो आप। पहले तो 2 एज इट इज लिख दो, ये लेकिन कंडीशन होनी चाहिए यहाँ 0 पॉइंट होना चाहिए, और फिर उसके बाद तुरंत नंबर होना चाहिए, और उस पूरे नंबर पे बार होना चाहिए। तो ये 2 है ना, 2 लिख दिया, और बार एक नंबर पे है ना, तो एक 9 लिख दिया। मान लो ये होता है 0.25, और इस पूरे पे बार लगा होता, तो 25 एज इट इज़ लिख देंगे, और फिर 2 नंबर पे बार है ना, ठीक है। तो ये लेकिन होना ऐसी चीज़ 0 पॉइंट और फिर आगे नंबर हो, और उस पूरे नंबर पे क्या हो, बार हो, तभी होगा, अदरवाइज स्टेप से होगा। तो स्टेप से भी मैं इसको करके दिखा देती हूँ 2/9 कैसे आता है। तो देखो सबसे पहले इस x को ना, इसको x मान लो, जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें ना इस बार को हटाना है, तो इसको जिस नंबर पे बार लगा होता है ना, उसको 2 बार लिख दो, या 4, वैसे तो 4 बार भी लिख सकते हो, बट 2 ही बार लिख लेते हैं। ये बार है तो बार को हटाओ, तो ये 2 बार लिख दिया, और फिर डैश डैश डाल दो, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अब ये एक नंबर पे बार है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 नंबर पे बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना। तो देखो जब तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 लग जाएगी इस पर, है ना, इस पर, और 1 2 2 के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल। पहले मल्टीप्लाई करना, बाद में डेसिमल लगाना। फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, 10 में से माइनस करो तो 9x बचेगा, और फिर इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करने के लिए इसको ऊपर रखना,
और इसको नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये जीरो वाली लाइन तो हटा देना, जब ऊपर कम हो और नीचे ज़्यादा हो वाली लाइन हटा देना। 2 - 2 0 2, 2.0 का अंदर 2 होता है। तो जब आप पहले क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया इस वाले स्टेप में, मल्टीप्लाई किया बाय 10, ठीक है। और फिर इस वाले स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, ये सेकंड है ये फर्स्ट है। तो 9x 2 है तो x क्या आ जाएगा 2/9। समझ आया। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में किए हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट पूरी कर लेना। तो मैं बार बार कह रही हूँ आपको प्लेलिस्ट ज़रूर करिए, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड ही दिखेंगे, तो आपको अच्छी तरह से आ भी जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, बट शर्त है 0 पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उस पर पूरे पे बार होना चाहिए। तो या फिर स्टेप से कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABAC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। AB 6 है, BC 5 है और AC 6 है। आपको EF निकालना है। देखो ये सारी साइड दी है, AB भी दी है, AC भी दी है, BC भी दी है, EF निकालने को कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो 2/9 है ये ऑप्शन, ठीक है। इसको करते हैं। तो जब भी आपको बोला जाए एक ट्राइंगल में, तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इस साइड के, तो मिड पॉइंट जब भी होते हैं, जैसे इसमें E AB का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, जो भी ये इसका मिड पॉइंट है और ये जो इसका मिड पॉइंट है, इससे ये जो लाइन जाती है मिड पॉइंट से, वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है, इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। तो यानी कि अगर ये मिड पॉइंट है तो EF BC के पैरेलल होगा, और साथ में EF जो है ना BC का हाफ भी होता है, इसी को हम MPT या मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो आपको तो EF निकालना है, और BC तो क्वेश्चन में दी हुई है, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, AB और BC की, हमें हाँ AB और AC की कोई ज़रूरत नहीं, BC की ज़रूरत है, क्योंकि BC EF BC का हाफ है। तो BC 5 है तो उसका आधा कर दो 2.5, तो इसका आंसर 2.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 10 की पावर x 64 है और आपको 10 की पावर x/2 + 1 निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये गिवन था आपको, और निकालना क्या है, 10 की पावर x/2 और +1, ये निकालना है आपको। 10 की पावर x/2 + 1, इसको फाइंड करना है। तो देखो 10 की पावर x/2 बनाने के लिए x दिया है ना, इसको x/2 बनाना है अगर, तो हमें इसको हाफ पावर से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, तभी तो सामने सामने पावर क्या हो जाएगी। रूल पता है ना एक्सपोनेंट का, कि अगर हम x को हाफ से मल्टीप्लाई करें तो सामने सामने पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x बन जाए x/2, तो x/2 लाना है तो हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ किया है तो इस साइड भी करना पड़ेगा। अब हाफ पावर का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8। 10 की पावर ये कितनी हो जाएगी x/2, तो x/2 करने के लिए ही तो हमने हाफ से क्या किया था, इसको भी और इसको भी पावर दी थी, है ना, ताकि x/2 बन जाए, क्योंकि सामने सामने पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ये x बन जाए x/2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसा करने से इस पे स्क्वायर रूट लग गया तो 8 आ गया। अब आपको साथ में +1 भी चाहिए ना, तो 10 की पावर, ये देखो कोई भी पावर, x की पावर a है और x की पावर b है, तो जब बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को मल्टीप्लाई है तो प्लस करते हैं, ये रूल पता है ना सबको। तो अगर मुझे यहाँ पे +1 लाना है, यानी कि +1 का मतलब ये एक पावर x/2 होनी चाहिए और एक पावर 1 होनी चाहिए। 10 पे एक पावर x/2 होनी चाहिए और 10 पे एक पावर 1 होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो हमें अगर 1 लाना है तो 10 की पावर 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि हम बेस को एक बार लिखें और ये पावर को इससे जोड़ दें, है ना। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी तो करना पड़ेगा, तो ये 80 आ जाएगा। ये तो निकालना था हमें, तो ऐसे करके एक्सपोनेंट के रूल करने हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 80, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + y = 16 passes through 214, हाउ मेनी मोर लाइन पास थ्रू द पॉइंट 214। तो देखो x 2 है और y 14 है, तो देखो x 2 है और y 14 है, तो 2 और 14 का सम 16, यस, ये तो इसका सोल्यूशन है। अगर ये क्वेश्चन पूछते ना क्या ये इक्वेशन इसका सोल्यूशन है, तो आप x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें रख के देखो, x 2 है और y 14 है और ये 16 आ रहा है ना, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है, तो यस इसका सोल्यूशन है। बट इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने बोला कि ये लाइन इस पॉइंट से ये वाली लाइन पास हो रही है, यस, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, यानी इससे पास हो रही है। इसके बाद पूछा ऐसी इस पॉइंट से कितनी लाइन और पास हो सकती है, तो देखो एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया, कोई भी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती है। लाइक एक तो इक्वेशन आपको दे दी x + y = 16, मेरे को पॉइंट क्या दिया 2 और 14, तो अगर मैं x को XX कर दूं और y कर दूं, तो देखो XX क्या है 2 × 2 = 4, x की जगह 2 है ना, 2 × 2 = 4,
और -14, 4 - 14 क्या आ जाएगा -10। तो ये भी ये इस पॉइंट का सोल्यूशन ये वाली इक्वेशन भी तो हो सकती है। ऐसी कोई और इक्वेशन भी बना सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस डबल वाई करना चाहती हूँ, तो x की जगह रखा 2 और डबल वाई कितना है 14, डबल वाई का मतलब 14 2 जा 28 और 2 कितना हो गया 30। तो यहाँ कितना आ जाएगा 30। तो मेरा तो यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकती हूँ, बस मुझे देखना एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो यहाँ क्या आ जाए। तो ऐसे तो हम बहुत सारे सॉल्यूशंस बना सकते हैं ना इस पॉइंट को लेके। तो यानी कि इनफाइनाइट कोई भी एक पॉइंट को लेके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो बहुत सारी लाइन भी पास हो सकती है अगर बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं तो इन्हें मुझे कितनी लाइन पास हो सकती है, तो मैनी लाइन या इनफाइनाइट लाइन। कोई भी एक पॉइंट से कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। या लाइन्स कितनी पास हो सकती है, इनफाइनाइट। बट अगर 2 पॉइंट दिए तो एक ही लाइन पास होती है। दो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज। अगर दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो एक एंगल कैसा होगा, एक्यूट होगा, रिफ्लेक्स होगा, स्ट्रेट होगा, ऑब्ट्यूज होगा। एक्यूट मतलब 90 से कम, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम, और स्ट्रेट मतलब 180 और रिफ्लेक्स मतलब 180 से ज़्यादा और 360 से कम। ठीक है, तो आपको बोला अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ के दो एंगल का सम 90 होता है। तो अगर दो एंगल का सम, तो जब भी 90 कॉम्प्लीमेंट मतलब 90, यानी दो एंगल मिला के कितने का एंगल बना रहे हैं 90 का। तो 1 और 2 एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है 90। तो अगर इन दोनों का सम 90 है तो यानी कि कोई एक एंगल 90 से छोटा होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर अगर एक अकेला एक ही 90 हो गया तो दूसरा तो 0 या फिर 0 हो जाएगा ना। तो हमें तो दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू लानी है, दो एंगल बनाने हैं। तो यानी ये भी 90 से कम होगा और ये भी 90 से कम होगा, इनको मिला के 90 बनेगा। तो यानी कि 90 से कम अगर आ रही है दोनों एंगल तो इट मीन्स ये कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो अगर दो एंगल एक कॉम्प्लीमेंट है ईच अदर के तो वो कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। और अगर ऑब्ट्यूज अगर सप्लीमेंट्री होते तो एक एक्यूट होता और एक ऑब्ट्यूज होता। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री होते तो या तो दोनों राइट होते या फिर एक, देखो अगर सप्लीमेंट्री होते, सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल्स का सम 180 होता है, यानी 1 और 2 का सम, सप्लीमेंट्री की बात कर रही हूँ मैं, 1 और 2 का सम कितना होता है 180। अब वो 1 और 2 एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज हो सकता है, या फिर क्या पता दोनों ही राइट एंगल हो, ये भी राइट हो और ये भी राइट हो। तो अगर सप्लीमेंट्री की बात करें तो या तो एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज होगा, या फिर दोनों क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। बट कॉम्प्लीमेंट्री में पूछा है तो यानी इन दोनों का सम 90 है तो ये भी 90 से कम होगा और ये भी 90 से कम होगा, तो इसलिए एक्यूट एंगल होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स आपको 3 + 2√2 दिया और x + 1/x निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो देखिए x आपको ये गिवन है और आपको x + 1/x निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x तो दिया है तो 1/x मतलब इसका उल्टा करो। x अगर ये है तो इसका 1/x करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे ना, रेसिप्रोकल। तो 1/x करूँगी तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना। 1 ऊपर और x ये जो है ये नीचे। अब ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे इन दोनों को प्लस करना है तो पहले तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ना चाहिए, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो जब भी नीचे रूट प्लस में या माइनस में होता है तो हम यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेते हैं ऊपर नीचे। यहाँ सेम टू सेम वही ले लेंगे, बस यहाँ प्लस है तो माइनस ले लेंगे, इससे नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी। ये मैंने पहले भी बताया रेशनलाइज में। तो a + b a - b की एंटी क्या होती है, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a + b a - b की एंटी क्या होती है, a² माइनस b का स्क्वायर, b ये है ना, तो b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो 9 होगा। 2√2 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 और रूट से मल्टीप्लाई होगा। और अगर सेम रूट है और अपने रूट से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें से रूट हट जाएगा और 4 2 जा 8। तो यानी कि इसको स्क्वायर किया तो 8 आएगा। 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1 1 नीचे लिखो या मत लिखो तो ये आ गया, यानी 1/x को सॉल्व करके ये आ गया। और x क्या था, ये था। अब इन दोनों को क्या करना है आपको, प्लस। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का जो आंसर आया है इनको हमें प्लस करना है। ये वाला x था और ये जो 1/x आया सॉल्व करके 3 - 2√2 आ गया। प्लस करेंगे तो इसके साइन थोड़ा ना चेंज होंगे, अगर माइनस करना होता तो इसके साइन चेंज हो जाते। तो अगर ये प्लस है तो ये एज इट इज जैसे साइन है वैसे ही आ जाएंगे। अब ये देखो 3 तो प्लस का, ये भी प्लस का, ये तो नहीं कटेगा बट ये कट जाएगा, ये सेम है ना, लाइक टर्म है। तो एक प्लस की एक माइनस की तो कट जाएगी। तो 3 3 6 इसका आंसर होगा। तो बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो इसका आंसर कितना है, 6, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर ओ सेंटर है, इस एक क्वाड्रिलेटरल बना है सर्कल के अंदर, ओ इसका सेंटर है और ए बी ई एक बाहर से स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 95 और आपको ये सेंटर वाला ए ओ डी निकालना है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक से एंगल, देखो ये वाला एंगल तो सेंटर पे बना के दिया, और ये वाला एंगल जो निकालना है ये भी देखो ADR पे बना है ना, AOD और ABD, दोनों की आर्क क्या है AD। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर एक सेम आर्क से एक एंगल सेंटर पे बन रहा है और उसी आर्क से दूसरा एंगल सर्कल पे बन रहा है, सर्कल की लाइन पे, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे, तो ये वाला एंगल ना सेंटर वाला सेम आर्क पे बनना चाहिए, ध्यान रखना। ये वाला सेंटर वाला एंगल जो ये वाले एंगल होता है जो सर्कल पे बना होता है उसका डबल होता है, सेंटर वाला डबल होता है, ये हाफ होता है। तो ये निकालना, और ये आपको पता नहीं है अभी बट आप निकाल सकते हो। ये बाहर का एंगल पता है, तो ये और ये 180 लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये निकाल लो 1, तो लीनियर पेयर लगा दो 1 + 95 180, तो 1 निकल के आ जाएगा 85। और अगर ये मालूम है तो अभी मैंने थ्योरम बताई ना कि सेंटर वाला कैसे निकलता है, सेंटर वाला देखो इस वाले का डबल हो जाएगा, तो एंगल 1 तो 85 आ गया, तो ये 170 आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, P5 - 7 पॉइंट है एक ग्राफ में और PM परपेंडिकुलर डालो y एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ M आपको निकालना है। तो पहले तो 5 - 7 को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये तो सबको पता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x का 5 यानी कि x का +5 इधर आएंगे और y का -7 इधर आएगा, है ना। ये y का -7 है, y एक्सिस पे y का -7 नीचे आता है और x का 5 प्लस का इधर आता है। तो 5 - 7 कैसे आएगा, इसकी 5 और इसकी -7, इसका 5 पे चलो, 5 पे मत लगाना, 5 0 हो जाएगा वो, तो इसका 5 होना चाहिए, इसका -7, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो पॉइंट प्लॉट करना भी आना चाहिए आपको। तो ये ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट से आपने वाई एक्सिस पे, क्वेश्चन में क्या कहा, सॉरी ये पी पॉइंट आ गया, पी पॉइंट है। पी पॉइंट से हमने क्या किया, PM परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, पी से परपेंडिकुलर डाला किस पे, वाई एक्सिस पे। तो अगर ये वाई एक्सिस है तो पी से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ये पड़ेगा ना, ये वाला, ये तो परपेंडिकुलर पड़ेगा। तो पी से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगी तो ये PM आ जाएगा ना, परपेंडिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर कैसे डालोगे, PM ऐसे सीधा ना। तो ये M पॉइंट पूछे आपसे, तो देखो M का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, वाई का तो -7 है। जब वाई एक्सिस पे मैंने अभी बताया आपको वाई तो होता है बट एक्स नहीं होता, तो इसका कोऑर्डिनेट M में पहले तो एक्स पॉइंट लिखोगे 0 और वाई का पॉइंट क्या है -7। तो अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, एक्स का नंबर 0 और वाई का नंबर जो भी है यहाँ पे। तो PM परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डाला तो वाई का तो -7 आ जाएगा बट एक्स का 0 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर डालना समझ आ गया। कई बार इस क्वेश्चन का ना आपको परपेंडिकुलर तो पूछ ही लिया है ना, तो वाई एक्सिस पे आया, वाई एक्सिस पे पूछा है तो एक्स का 0 वाई का यही पॉइंट आ जाएगा। बट अगर एक्स एक्सिस पे पूछते इस क्वेश्चन को तो एक्स का तो 5 आ जाता बट वाई का क्या आ जाता 0, अगर एक्स एक्सिस पे पूछते। ठीक है, और अगर इमेज पूछते, मान लो इसकी इमेज पूछते आपको वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे इमेज पूछते, तो वाई एक्सिस पे इमेज इसके 5 को तो -5 कर देते और वाई वाले को एज इट इज़ रखते, तो इसकी इमेज यहाँ पे आती कहीं पे, इसकी 5 के उस पर, इसका -5 पे, तो एक्स का तो साइन चेंज हो जाता बट वाई वाला साइन चेंज नहीं होता। तो अगर वाई एक्सिस पे इमेज पूछी है तो वाई का चेंज मत करना, एक्स का चेंज करना साइन। और अगर एक्स एक्सिस पे इमेज पूछी जाएगी, इमेज की बात कर रही हूँ मैं या रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो एक्स का 5 तो एज इट इज़ रहेगा, वाई का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो जब एक्स एक्सिस पे इमेज पूछी जाए तो एक्स का पॉइंट मत चेंज करना, वाई का साइन चेंज करना। और जब वाई एक्सिस पे इमेज पूछी जाए तो एक्स का साइन तो चेंज करना, वाई का साइन चेंज मत करना। बट यहाँ पे इमेज वाला क्वेश्चन ही मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, इमेज वाला यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर बोला था, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे डला ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछा आपको, ये वाई एक्सिस पे वाई तो -7 है बट एक्स नहीं है 0, और अगर वाई एक्सिस पे एक्स पे परपेंडिकुलर डालते तो ये आता। तो परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन अलग है और इमेज वाला क्वेश्चन अलग है, वो इमेज वाला मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट M का पूछा था, तो M कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 - 7, तो इसका आंसर होगा 0 - 7, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट पेन का ट्वाइस है, तो मान लो नोटबुक को x और पेन को y, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, पेन को हमने माना x और नोटबुक को माना हमने x और पेन को माना हमने y। तो अगर नोटबुक x है और पेन y, तो x का प्राइस क्या बोला, पेन का ट्वाइस है, तो ये ट्वाइस है ना, तो ट्वाइस इसमें करना, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई। नोटबुक ट्वाइस है किसका, पेन का, तो इस पर ट्वाइस मत करना, ट्वाइस इस पे करना। तो नोटबुक का भी इक्वल होगी पेन के जब इस पर ट्वाइस कर दोगे, तो x = 2y, y को इधर लाओगे तो ये प्लस से यहाँ प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा,
और उधर कुछ नहीं बचेगा। तो यानी ये इक्वेशन है, तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैंने लास्ट टाइम जो आपको क्वेश्चन पेपर में कराया है, x प्लस 1/x इक्वल टू दिया हुआ था और आपको x² प्लस 1/x² निकालना था, बट अभी इसमें x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x² दिया है और आपको क्यूब, ये क्यूब वाला निकालना है, इस पे अलग क्यूब, इस पे अलग क्यूब। तो जब भी ऐसा क्यूब वाला निकालना हो तो हम ना क्यूब लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो इस पे पूरे में क्यूब लेंगे तो इस पर आइडेंटिटी बन जाएगी, a प्लस बी का होल क्यूब की ये वाली। a का क्यूब करेंगे, b का क्यूब करेंगे, फिर 3ab कॉमन लेंगे और अंदर a प्लस बी आएगा। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता ना तो यहाँ भी माइनस आ जाता और यहाँ भी माइनस आ जाता, बट यहाँ प्लस ही रहता। समझ आया? तो अभी तो यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस माइनस लग जाएगा, बट क्वेश्चन प्लस वाला है। तो फॉर्मूले से खोल दिया, a का क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब 1, x का क्यूब प्लस 3ab, a क्या है x और b क्या है 1/x, तो ये कट गया और अंदर क्या आ जाएगा a प्लस बी और इसका क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। इसके बाद ये आपको निकालना है, तो ये तो यहीं रहने दो, ये तो कट गया, तो ये 3 बचा और ये वैल्यू तो हमें मालूम थी ना क्वेश्चन में 2, तो इसकी जगह हमने 2 रख दिया और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 जा 6, 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। बाकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँ इस क्वेश्चन की, तो वो होगी कि आपको जो भी ये नंबर दिया होगा ना उसका पहले क्यूब कर देना। जैसे मान लो यहाँ 3 दिया है तो 3 का क्यूब कर देना 27, और फिर ना आपको कुछ नहीं करना, 6 से यहाँ 6 आएगा ही आएगा पक्का। अगर ये क्वेश्चन प्लस का है तो यहाँ 6 आएगा, ठीक है। अब ये 6 प्लस का है ना तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो पहले क्यूब करना है इस नंबर का और फिर 6 से क्या करना, माइनस करना। हाँ अगर क्वेश्चन में यहाँ माइनस होता, क्या होता, माइनस होता, तो फिर आप 6 को यहाँ माइनस आता ना तो फिर प्लस करते, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्यूब करना है, इस वाले इधर वाले नंबर का क्यूब करना, यानी उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना। और फिर अगर ये प्लस वाला क्वेश्चन है तो 6 से माइनस करना और माइनस वाला क्वेश्चन होगा तो प्लस करना, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। बाकी अगर ये क्वेश्चन में ये निकालना होता है x² प्लस 1/x², तो फिर क्यूब नहीं करना होता, फिर स्क्वायर करना होता है, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो ये 2 2 जब 4 हो जाता और यहाँ पे ना 2 आता प्लस का, तो इधर आके -2 कर देते। जैसे यहाँ 6 माइनस किया है ना, उधर इस वाले में हमें इधर क्योंकि +2 आता ना, x से x तो कट जाता 1/x, तो जो भी 2 आता वो इसके स्क्वायर से माइनस होता है, यानी कि ये k है मान लो, तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में तो हमें k का स्क्वायर करना है और फिर अगर यहाँ प्लस है तो -2 करना है, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस कर देंगे। और इस वाले क्वेश्चन में पहले ये k है ना, तो इस k का क्या करना है, क्यूब करना है। अगर क्यूब वाला क्वेश्चन आया, इसका क्यूब करना है और उसमें या तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ -6 करना, और अगर माइनस होगा तो प्लस। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी याद रखना। एजर्शन देखिए, इफ़ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का रेशो दिया 2376 और आपको बोला है क्या इसके एंगल 40 60 140 120 आएंगे। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो रेशो दिया है, रेशो वाले क्वेश्चन जब भी ट्रायंगल के क्वाड्रिलेटरल के एंगल रेशो में दी जाते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं और एंगल निकालते कैसे। तो हमें एंगल दे रखे हैं बट हमें निकाल के देखेंगे, तभी हम पता लगाएंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में आपको रेशो जब भी दिया होता है 2 3 6 7 6, तो ये जो रेशो दिया होता है ना उसमें हमें क्या करना है, एक एंगल को 2x मान लेना। एंगल का रेशो दिया है ना, तो इस एंगल को 2x मान लो, इस एंगल को 3x मान लो, इस एंगल को 7 6x। तो जो भी रेशो दिया होता है उसमें x लगा देते हैं तो वो एंगल आ जाएंगे। एंगल का रेशो तो एंगल आ जाएंगे, ठीक है। अब इन एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल में आपको सम पता होता है, ABCD का सम 360 होता है। अगर ट्रायंगल होता है तो 180, बट क्वाड्रिलेटरल है तो 360। अब ये 360 और ये सारे हमने निकाल लिए एक्स की फॉर्म में, है ना, तो इनको रख देंगे 2x 3x 7x 6x। इनका सम करेंगे तो ये सारे x जुड़ जाएंगे ना, 2 3 5 7 12 6 18x हो जाएंगे ये, क्योंकि सारे x वाले जुड़ जाएंगे। और फिर ये 360 x निकालना है तो 18 मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 18 2 जा और 1 0 20। अब x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आप इसमें रख दोगे तो ABCD आ जाएंगे। तो ए क्या है 2x कितना आया 20, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को। ऐसी 3x 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 7x 7 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। x तो 20 आया ना, तो सबको 20 से मल्टीप्लाई करो, x 20 आया 20 को 6 से,
तो ये सारे एंगल आ जाएंगे। तो यही तो क्वेश्चन में दिए हुए है कि अगर ये रेशो हो तो 40, 60, 140 और 120 इसका एंगल आ जाएगा। यस यही आ रहा है ना। तो एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है। और रीज़न कह रहा है सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360, ये भी ठीक है। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है एंगल का, 360 होता है। और एक्चुअल में रीज़न इसको एक्सप्लेन भी तो कर रहा है, तभी तो हमने ये एंगल निकाले थे, ये प्रॉपर्टी लगा के तो हमने ये एंगल सम का 360 लगा के तो हमने इसके आंसर निकाले हैं। तो एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न एक्चुअल में इसका इस क्वेश्चन का वाई का आंसर है। तो जब एजर्शन भी ठीक हो, रीज़न भी ठीक हो और एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो तो आंसर ए होता है। तो एजर्शन भी ठीक है आपका, रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 0.27 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यस, क्योंकि डेसिमल के बाद ख़त्म हो गया ना, इसमें डैश डैश थोड़ी ना कहीं पे, 0.27 बनने से यानी इसका डेसिमल ख़त्म हो गया है, तो यानी टर्मिनेटिंग है। यस, और इसको हम 271/1000 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, इसमें 3 नंबर का डेसिमल है ना, 1 2 3, तो 3 जीरो आ जाती है नीचे, और ये P/Q फॉर्म में लिखा जाएगा। और Q के लिए जीरो की कंडीशन मैंने अभी बताई थी आपको, Q डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है। रीज़न कह रहा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशनल नंबर में। देखो टर्मिनेटिंग तो हो सकता है रेशनल नंबर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, बट नॉन टर्मिनेटिंग ना दो होते हैं, एक रिकरिंग होता है और एक नॉन रिकरिंग होता है। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर कौन से वाले में, इसको देख लेना एक बार, मैंने एक क्वेश्चन में बताया आपको इसका डिटेल। ये वाला क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन देखना एक बार फिर से, मैंने आपको डिटेल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग वाले तो रेशनल होते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग के रिकरिंग वाले तो रेशनल है, बट जो नॉन रिकरिंग वाले होते हैं या नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो इन्होंने तो नॉन टर्मिनेटिंग बोल के छोड़ दिया कि वो इरेशनल होता है। नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग में तो नॉन रिकरिंग वाला इरेशनल भी तो होता है, तो ये तो फॉल्स है। तो रीज़न आपका फॉल्स है बट एजर्शन ट्रू है, तो एजर्शन ट्रू बट रीज़न फॉल्स, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ही ख़त्म होता है। सेक्शन बी के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्वेश्चंस। तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कमेंट करके बताइए। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपका एक तो रिवीजन भी अच्छा होगा, ऊपर से आपको क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सेम टू सेम अगर वो क्वेश्चन आ गए तो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते हो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो जितनी प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर्स है वो अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है। मैथ्स के भी मिल जाएंगे आपको, साइंस के भी मिल जाएंगे। जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे, चाहे वो कैसे मतलब मिड टर्म एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, तो आपको अच्छी तरह से इन क्वेश्चन पेपर्स को करना है। प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन पेपर है 4-5, तो आई होप आप कर रहे हो और अच्छी तरह कर लेंगे। बार बार करके देखेंगे तो आपको, देखो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताती जा रही हूँ इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड, जो जो इंपॉर्टेंट है तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एक्सपोनेंट के रूल बताए हैं, रेशनल इरेशनल के टाइप बताए हैं, है ना। ग्राफ के बारे में बहुत सारे बताए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस को के पॉइंट में एब्सिसा ऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एब्सिसा ज़ीरो होता है। तो ये सारे पॉइंट छोटे छोटे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शन भी हम इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, शायद सी भी कर लेंगे उसी पार्ट में। तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी आप खुद ट्राई कर सकते हो, तो खुद करके देखना इन क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। तो अच्छी तरह से इनको लर्न कर लेना। वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो।